ये वीडियो कुछ व्यूअर्स के लिए डिस्टर्बिंग हो सकती है। अगर आप सेंसिटिव हैं तो वीडियो को यहीं स्किप कर सकते हैं। 5 अगस्त 2016 को अमेरिका की फ्लोरिडा के टैलाहसी में रहने वाली 46 वर्षीय जेनिस विलियम्स फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए निकलती है, जहां वो बतौर अकाउंटेंट और टैक्स स्पेशलिस्ट काम करती थी। ये सुबह उसके लिए एक आम सुबह की तरह ही थी, पर उसके कुछ ही पलों में उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला था जो उसकी लाइफ को 15 साल पीछे मोड़ देने वाला था। और जैसे जैसे जुर्म की परत उतरती गई वैसे वैसे वो खौफनाक सच भी खुल गया, जिसको दफनाकर जेनिस भूल भी चुकी थी। स्टेज टू परफेक्शन, द डिसअपीयरेंस ऑफ माइकल विलियम्स। 6 अगस्त 2016 की उस सुबह को रोज की तरह ही डेनिस अपने काम पर निकलती है। जैसे ही डेनिस मिकासुकी रोड की तरफ बढ़ती है, वह कार की पिछली सीट पर एक शैडो को देखती है। यह शैडो किसी और की नहीं बल्कि उसके पति, जो कि अब उससे अलग रह रहा था, ब्रायन विंचेस्टर की थी, जो पिछली सीट पर हाथ में बंदूक लिए बैठा हुआ था। ब्रायन डेनिस को धमकाकर चुप रहने के लिए बोलता है और उसे जिस रास्ते पर वो बता रहा है उसी दिशा में जाने के लिए कहता है। डरी हुई डेनिस कुछ समय तक उसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करती है, पर फिर एक सीवीएस फार्मेसी के पार्किंग लॉट में जाकर कार को रोक देती है और कहती है कि वो यहीं उससे बात कर सकती है। ब्रायन यह सुनकर गुस्सा तो हुआ, पर यह एक पब्लिक स्पेस था, वो यहाँ कुछ कर भी नहीं सकता था। डेनिस की प्रेजेंस ऑफ माइंड ऐसे समय में काम कर जाती है जहाँ हम जैसे कहीं डर के मारे कुछ सोचने की हालत में भी नहीं होते हैं। डेनिस जानती थी कि एक पब्लिक प्लेस में ब्रायन के उसे हार्म करने के चांसेस किसी रिमोट एरिया के मुकाबले कम थे। अब बात आई ब्रायन पे कि उसका मकसद क्या था। उसकी बात क्लियर थी कि वो उससे डिवोर्स नहीं चाहता था, और डेनिस ने सोच भी कैसे लिया कि वो उसको हार्म पहुंचाएगा, बल्कि उसको हार्म पहुंचाने से पहले तो वो खुद को खत्म करना पसंद करेगा। ऐसे ही लगभग 1 घंटा बात करने के बाद वो डेनिस को उसके घर के थोड़ी दूर छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। जाते हुए ब्रायन डेनिस की कार के ट्रंक में से कुछ आइटम्स निकालता है, जिसमें एक लार्ज प्लास्टिक शीट और ब्लीच की स्प्रे बोतल शामिल थे। यकीनन डेनिस का पब्लिक एरिया में बात करने का डिसीजन सही था, पर डेनिस यहाँ कूल प्ले करती है और ब्रायन को आश्वासन देती है कि वो पुलिस को कुछ नहीं बताएगी, जो कि बस एक आश्वासन ही था, क्योंकि वो तुरंत पुलिस के पास जाकर उन्हें इस घटना के बारे में इन्फॉर्म कर देती है और ब्रायन को अरेस्ट करके उसे और उसकी बेटी को सेफ्टी देने की अपील करती है। जेनिस विलियम्स की 17 साल की बेटी एंसली विलियम, जिसका जेनिस इस वीडियो में जिक्र कर रही है, वो यकीनन ब्रायन की बेटी नहीं थी, बल्कि 15 साल पहले किन्हीं गंभीर परिस्थितियों के चलते गायब हुए और मृत घोषित कर दिए माइकल विलियम्स की थी। जी हाँ, चौंकिए मत, क्योंकि झोल अभी बहुत बड़ा है। तो चलिए आपको 15 साल पहले यानी 2000 में ले चलते हैं, जब 31 साल का अपर मिडिल क्लास से संबंध रखने वाला माइकल विलियम्स, जो कि हैप्पीली मैरिड आदमी था और बतौर प्रॉपर्टी अप्रेजर एक वेल पेइंग जॉब करता था, उसे मृत घोषित कर दिया गया था। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये और कोई नहीं बल्कि डेनिस विलियम्स और अब 17 साल की हो चुकी उसकी बेटी एंसली विलियम्स की थी। पर दुनिया के सामने खुशहाल जिंदगी जी रहे इस कपल की निजी जिंदगी कुछ खास अच्छी नहीं चल रही थी। विलियम डेनिस को स्कूल के दिनों से जानता था, पर उसका बिहेवियर बहुत ही डिस्टेंट और अजीब हो गया था, जिससे माइक को शक हो गया था कि कहीं डेनिस का किसी और के साथ अफेयर तो नहीं चल रहा है। उसने इस मामले के बारे में अपने एक करीबी दोस्त, जिसे वो डेनिस के थ्रू ही मिला था, से सलाह लेने की सोची। ये दोस्त और कोई नहीं बल्कि ब्रायन विंचेस्टर ही था। माइक ब्रायन को बताता है कि वो सीरियसली इस बार डेनिस से डिवोर्स लेने की सोच रहा है। तब तो ब्रायन उसे समझा बुझा देता है, पर माइक की जिंदगी में वो दिन कभी आया ही नहीं। इसके कुछ ही समय बाद 16 दिसंबर 2000 को माइक सुबह सुबह लेक सेमिनोल में डक हंटिंग के लिए घर से निकलता है, और ये आखिरी बार था जब माइक की एग्जिस्टेंस कहीं पर भी देखी गई हो। वो गायब हो गया था। उसके सर्च ऑपरेशन में उसकी एसयूवी, बोट, शॉटगन, उसकी जैकेट, उसकी हंटिंग लाइसेंस और इवेंचुअली उसके वेडर्स तो मिल गए थे, पर उसका कोई सुराग नहीं मिला था, जिसकी वजह से लोकल अथॉरिटीज इस कंक्लूजन पर पहुंची कि वह दुर्भाग्य से डूब गया होगा। पर इस थ्योरी में एक विचित्र बात थी। लेक सेमिनोल के इतिहास में इसके अलावा 80 के लगभग और एक्सीडेंटल ड्रॉनिंग्स के केस भी थे, जिनमें हर बार बॉडीज बरामद हो रही थी, पर इस बार ऐसा नहीं था। इसके कुछ दिनों बाद इन्वेस्टिगेटर्स ने निष्कर्ष निकाला कि उसकी लाश को लेक में स्थित मगरमच्छों ने खा लिया होगा। पर इस थ्योरी में भी एक प्रॉब्लम थी, जिसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। खैर, उस समय माइक के यूं अचानक गायब होने के पीछे इन्वेस्टिगेटर्स को कोई साजिश या फोल प्ले का शक नहीं हुआ, क्योंकि माइक के कोई दुश्मन नहीं थे। वो तो काम पर भी सबसे अच्छे से रहता था। खैर, केस क्लोज हो चुका था। अब समय का पहिया इन सभी थ्योरीज, यादों और इमोशंस को कुचलता हुआ आगे बढ़ गया। इस घटना के 5 साल बाद डेनिस ब्रायन से शादी कर लेती है।
जहां सब लोग इंक्लूडिंग डेनिस ऑफिशियल्स की थ्योरी पर भरोसा करके माइक को मृत समझकर भूल चुकी थी, वहीं कुछ लोग अब भी इस बात पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे, जिनमें से एक थी माइक की मदर शेरिल विलियम्स। शेरिल जानती थी कि उसका बेटा इतना लापरवाह नहीं था। वो बचपन से हंटिंग करता आ रहा था और उसे कभी वेडर्स पहनने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता था कि अगर किसी ने पानी में वेडर्स पहने हो और उनमें पानी भर जाए तो उसका बोझ उसे डुबा सकता है। पर थ्योरी के अनुसार तो माइक की मौत ऐसे ही बताई जा रही थी। शेरिल चाहती थी कि केस को री एग्जामिन किया जाए। उसके इतने एफर्ट्स ने काफी हद तक लॉ एनफोर्समेंट में सस्पिशन लाने का काम तो कर दिया था। आखिरकार 2004 में फ्लोरिडा डिपार्टमेंट ऑफ लॉ एनफोर्समेंट केस को दोबारा खोलने के लिए राजी भी हो जाती है। तब मगरमच्छों द्वारा खाई जाने वाली थ्योरी को पूरी तरह से बोगस घोषित कर दिया जाता है, क्योंकि एलिगेटर्स को कोल्ड ब्लडेड जानवर माना जाता है। मतलब वो अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए बाहरी गर्मी पर निर्भर होते हैं। और फ्लोरिडा के विंटर सीजन में तो ये बहुत ही सुस्त होते हैं और बेरले ही कुछ खाते पीते हैं। लेक सेमिनोल का टेम्परेचर माइक के गायब होने के दिनों बहुत ही फ्रीजिंग था और एक मगरमच्छ में एक पूर्ण वयस्क इंसान की बॉडी को कंज्यूम करने की एनर्जी होना लगभग इम्पॉसिबल था। जिसके बाद से ही माइक के किडनैप होने की खबर फ्लोरिडा के लॉ एनफोर्समेंट में फैलने लगी, जिससे लोगों का सस्पिशन नेचुरली ही ब्रायन पर जा पहुंचा, क्योंकि उसने ही माइक के जाते ही डेनिस से शादी कर ली थी। एक और रिविलेशन होती है कि माइक के गायब होने के 6 महीने पहले ही ब्रायन ने उसे एक इंश्योरेंस पॉलिसी बेची थी। ये सारी बातें एक साजिश की ओर इशारा कर रही थी, पर सस्पिशन के बेसिस पे किसी इंसान पर भी मर्डर चार्जेस तब तक नहीं लगाए जा सकते जब तक कि वो इंसान कुछ ऐसा न कर दे जिससे कि वो खुद कानून के घेरे में आकर खड़ा हो जाए। इसी अपॉर्चुनिटी का इंतजार करते करते इस घटना को दिन, महीने और सालों बीत गए और दिन आया वही 2016 का, जिसकी हमने वीडियो की शुरुआत में बात की थी। डेनिस पुलिस स्टेशन में थी और ऑफिसर्स को फाइनली सालों बाद वो अपॉर्चुनिटी मिल चुकी थी। अब यहाँ डेनिस का मकसद ब्रायन को पुलिस कस्टडी में लेना था, पर वह इस बात से अनजान थी कि इन्वेस्टिगेटर्स यहाँ अंधेरे में तीर चलाने की कोशिश करेंगे और डेनिस को 15 साल पहले हुए हादसे में ब्रायन के पॉसिबल इन्वॉल्वमेंट के बारे में पूछेंगे। पर डेनिस इन सब बातों को सक्सेसफुली टालकर अपनी सेफ्टी की गुहार लगाती रही, मानो 15 साल पहले जो भी हुआ था वो उसे भूल चुकी हो। इवेंचुअली पुलिस के हाथ यहाँ कुछ नहीं लगा, पर ब्रायन को कस्टडी में ले लिया गया था। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि फाइनली डेनिस को राहत मिली, राइट? बिल्कुल नहीं, बल्कि यहाँ से तो उसकी मुसीबतें शुरू हुई थी। ब्रायन को किडनैपिंग का दोषी पाते हुए चार्ज किया गया और बिना बेल की पॉसिबिलिटी के जेल में बंद कर दिया गया। अब फ्लोरिडा के रूल्स के अकॉर्डिंग किडनैपिंग की सजा उम्र कैद में भी बदली जा सकती है, तो अगर स्टेट पुलिस को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो वो लाइफ सेंटेंस और किडनैपिंग की सजा के बीच के समय में एक समझौते की गुंजाइश रख सकते हैं। तो फाइनली मछली फंस चुकी थी। 18 अक्टूबर 2017 को पुलिस को इस केस का अब तक का सबसे ज्यादा चुकाने वाला ब्रेक थ्रू मिलता है। फाइनली 15 साल बाद माइकल विलियम्स की बॉडी लियोन काउंटी के बंद सड़क के कूड़े के ढेर में 6 फीट नीचे मिलती है। ब्रायन ने जस्ट बॉडी की लोकेशन नहीं बल्कि अपने क्राइम पार्टनर का भी परिचय दे दिया था, और ये मास्टरमाइंड और कोई नहीं बल्कि माइक विलियम्स की पत्नी डेनिस विलियम्स ही थी। इस सच ने सबको हिलाकर रख दिया था। स्टेट अटॉर्नी से की गई डील के अंडर ब्रायन के कॉपरेशन के बदले में उसकी सजा कम करके 35 साल की उम्र कैद में बदल दी गई थी। वो रिवील करता है कि डेनिस कैथोलिक मूल की लड़की थी। उनमें डाइवोर्स को अच्छा नहीं माना जाता था, इसलिए वो माइक से डाइवोर्स नहीं ले सकती थी, पर वो ब्रायन का साथ भी चाहती थी, इसलिए उन्होंने ये रास्ता चुना। उनके प्लान में इनिशियली माइक के ऑफिस में रॉबरी करवा के उसे शूट करवाना शामिल था, पर इन्वेस्टिगेशन के डर से उन्होंने ये प्लान ड्रॉप कर दिया। उन्होंने ऐसे कई प्लान बनाए क्योंकि वो माइकल को डायरेक्टली नहीं मार सकते थे, और इसके पीछे का लॉजिक जानकर तो आप हैरान हो जाएंगे। ये अपने आप को गिल्ट से मुक्त करने की एक अजीब सी साइकोलॉजिकल एंगेजमेंट थी कि किसी को भी सीधा सीधा मारने की बजाय ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देना जिससे वो इंसान मर भी जाए पर डायरेक्टली कोर्ट के सामने ये साबित ना हो कि इन्होंने खून किया है, जिससे उन्हें अपने आराध्य के सामने गिल्टी ना होना पड़े। बहुत ही अजीब लोग थे ये। तो फाइनली एक प्लान फाइनल होता है। प्लान के अकॉर्डिंग ब्रायन सुबह जल्दी उठेगा और सबको ये बताएगा कि वो अपने फादर इन लॉ के साथ हंटिंग पर जा रहा है, और माइक को एक स्पेशल स्पॉट का चकमा देकर हंटिंग को इनवाइट करेगा और मेक श्योर करेगा कि वो अपने वेडर्स ले आए और उसे पहने, और फिर वाटर साइड में पानी के बीचों बीच उसे कन्विंस करेगा कि मोटर खराब हो गई है और उसे चेक करे। जब वो ठीक करने के लिए झुकेगा तो उसे पानी में धक्का दे देगा, और जब वह पानी में पैनिक करेगा तो उसे शूट कर देगा।
और प्लान के अकॉर्डिंग उन्होंने यही किया और उसे एक्सीडेंट दिखाने के लिए बोट को वहीं पानी में छोड़ दिया और माइक की बॉडी को अपनी कार में ले जाकर उसी बंद रोड में कूड़े के ढेर के नीचे दफना दिया। दोषी साबित होने पर डेनिस पर फर्स्ट डिग्री मर्डर और हत्या को छुपाने के चार्जेस लगे। उसे 30 साल की लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुनाई गई। माइकल की मां, जो सालों से अपने बेटे को ढूंढ रही थी, इस उम्मीद में कि वह डूबा नहीं है और ना उसे किसी मगरमच्छ ने खाया है, उसकी रूह कपा देने वाली कहानी सुनकर पूरा कोर्ट भावुक हो उठा था। Laughed at me and called me crazy. 9 months after Mike disappeared, his wife Denise told me if I continued to seek a criminal investigation, I would lose Ansley, my granddaughter, Mike's only child. Denise might as well have waved a red flag in front of a bull. अंत में बस यही आशा करते हैं कि जेल में डेनिस को अपने कर्मों को रिफ्लेक्ट करने और बाइबल का असली पाठ पढ़ने का समय मिले और ब्रायन जैसा दोस्त किसी को ना मिले। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही ट्रू क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका सपोर्ट जरूरी है। I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't